हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर एंड आज हम देखते हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड की नेक्स्ट क्लास। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने किया था वो था इक्विलिब्रियम निकालना विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो हमने बोला था AD = AS है, वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। उसी से कनेक्टेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी विद सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो असल में सेविंग इन्वेस्टमेंट कोई अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट अप्रोच नहीं होती। हमें पता है जो इक्विलिब्रियम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो होता है AD = AS, और AD को C+I भी बोलते हैं लास्ट क्लास में, और AS को इनकम भी बोल सकते हैं हम। तो C+I इनकम से हम दो ही चीज़ें करते हैं, या कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो C और C कट गया, यहाँ बच गया I = S, यानी जितनी भी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, ये सारा हम प्लान्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो इक्वल टू हो जाए प्लान्ड सेविंग्स, तो भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। यानी ADS से जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगी वही इनकम I = S से भी आएगी। अब ये बात हम डायग्राम और थ्योरी से देखते हैं ज़रा। ये तो होगी मेन डेरिवेशन। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, दो अलग अलग अप्रोच बताओ कंज्यूमर इसके हमारी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की। तो दो ये फॉर्मूले हो गए, AD = S अप्रोच और I = S। डिराइव्ड ये इसी से ही हुई है, पर कहने को दो फॉर्मूले हो गए इक्विलिब्रियम के। अब इस बात को हम अपनी डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम कोई नए नहीं है, हम पहले बना चुके हैं इस टाइप के डायग्राम। सेविंग्स कर्व माइनस से स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट बोले तो -C⁻ से। ये बातें पिछली क्लासों की है, तो इसलिए पिछली क्लासें पहले हमेशा करनी है, बार बार बोलता हूँ, नहीं तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। सेविंग्स नीचे हमेशा इनकम या आउटपुट, एक ही बात है, और इधर डायग्राम का नाम सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट कर्व मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, पैरेलल टू X एक्सिस। तो जो डायग्राम बन रहे हैं उनका नाम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ आपस में इनकी इंटरसेक्शन हो रही है, यानी S और I बराबर हो गए, तो यहाँ से ये आउटपुट लेवल आ गया, मान लो OA। यही OA आउटपुट लेवल AD = AS मेथड से भी सेम आंसर आएगा, और S = I से भी सेम। अब पॉइंट बोलें तो है इक्विलिब्रियम पॉइंट E, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट बोलें तो वो है OA। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था जितना आउटपुट होता है उसी के प्रोपोर्शन में हमें बंदे एम्प्लॉय भी करने होते हैं, OA के प्रोपोर्शन में। तो तीनों एक साथ चलते हैं। अब जैसे लास्ट क्लास में किया था वो यहाँ फिर करना है। अगर हम इससे ज़्यादा माल बनाएंगे, मान लो OB लेवल ज़्यादा माल बना दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये देखो, सेविंग्स की हाइट ज़्यादा हो गई है। अब खुद सोचो, अगर आप प्रोड्यूसर हो और माल बना दिया है ज़्यादा, और मार्केट में हमें पता चला पब्लिक ने डिमांड कर दी है, कंजम्पशन कर दी है कम, सेविंग्स कर दी हैं ज़्यादा, तो हमारा माल नहीं बिकेगा। एज बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर आप सोचो, पब्लिक का सेविंग्स ज़्यादा करना हम बिजनेसमैनों के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारा माल गोडाउनों में वेस्ट पड़ा रहेगा। तो अगर हम इफ़ वी प्रोड्यूस OB लेवल, यानी जो बेस्ट है, हमें हमेशा एक उससे ज़्यादा एक उससे कम लेके सिचुएशन दिखानी पड़ती है कि कुछ प्रॉब्लम है। इफ़ वी प्रोड्यूस OB तो सेविंग्स मोर देन इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक पैसा बचा रही है, खर्च नहीं कर रही, कंजम्पशन नहीं कर रही। तो लिख भी सकते हो क्योंकि पब्लिक कंजम्पशन नहीं कर रही तो इट विल लीड टू, सिंपल हिंदी भी लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को डायग्रामों में दिक्कत होती हो।
इससे गोडाउनों में सारा माल वेस्ट पड़ा रहेगा क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा हो रही हैं इस वक्त। अनप्लैंड, यही वर्ड्स मैंने पहले भी लिखे थे, फिर लिख रहा हूँ, अनडिज़ायर्ड इंक्रीज इन स्टॉक, गोडाउन में स्टॉक वेस्ट पड़ा है तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, अपने आप अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे। और फिर बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एक साथ चलते हैं। यहाँ पे ओबी किया होगा तो बढ़ाया होगा सब, अब वापस ओए पे आएंगे तो सब घटाना पड़ेगा। तो वही लिख सकते हो, सो प्रोड्यूसर्स विल डिक्रीज, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट सब डिक्रीज होगा और वापस ओए लेवल पर ही आ जाएगा। कम बैक टू ओए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमें दोनों तरफ करके दिखाना है। तो मान लो अब ए बेस्ट है, इससे कम ले लेते हैं सी। यहाँ हाइट देखो, हमने इतना माल बनाया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, पब्लिक की सेविंग्स कम है, हाइट ऐसे नापते हैं इस एक्सिस पे सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो क्या प्रॉब्लम होगी चेक करते हैं, यहीं पे ही हो जाएगा सीधा। तो देखते हैं, अलग कलर से हाईलाइट कर दूंगा। इफ़ वी प्रोड्यूस ओ सी लेवल, सेविंग्स की हाइट कम है, इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा है। और अगर सेविंग्स कम कर रही है, सिंपल हिंदी लिख सकते हो, बिजनेसमैन की नज़र से सोचो, मार्केट में, देश में लोग सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, यानी पैसा उड़ा रहे हैं। अगर लोग पैसा उड़ाएंगे तो हम बिजनेसमैनों का सारा माल खाली, सब गोडाउन वोडाउन खाली, सब माल बिक जाएगा। तो अब की बार उल्टा हो गया, सारा का सारा स्टॉक डिक्रीज़ हो गया, ख़त्म हो चुका है स्टॉक। तो हमें फटाफट से अपना स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ओसी लेवल जो बना रहे थे, अब बंदे भी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, देश में इनकम बढ़ेगी, सब ओए पर आ जाएगा, ओए लेवल। यही बात पिछली क्लास में एडीएस के साथ बोली थी, वहाँ एडीएस का रेफरेंस दिया था, यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट का, पर आगे की बातें सेम ही हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड वालों को, चाहे एडी अप्रोच हो, चाहे ये हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो। फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिया था बी वाला, सेकंड पॉइंट ये सी वाला, दोनों लेके दिखाने हैं। या पेपर में ऐसे घुमा के भी हमें दे सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है, मान लो क्वेश्चन ने हमें कह दिया, एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देयर आर एक्सेस सेविंग्स, excess savings, so how will we achieve equilibrium। अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, तो मैं शॉर्ट में ओरल बोल रहा हूँ क्योंकि कोई इतनी ऐसी खास बात नहीं है, लिख सकते हो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, हाउ विल वी अचीव इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब हम अभी कौन से पॉइंट पे हैं, तो हम बोलेंगे अगर एक्सेस सेविंग चल रही है, मतलब सेविंग की हाइट ज़्यादा हो, तो इसका मतलब एट प्रेजेंट वी आर प्रोड्यूसिंग OB लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि सिर्फ ये वाला हिस्सा समझाना है आपको। एक्सेस सेविंग हो रही है, इससे हम बिजनेसमैनों का माल नहीं बिकेगा, इससे गोडाउनों में माल का स्टॉक जो है वो बढ़ता जाएगा, फिर प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम करेंगे, नौकरियां कम करेंगे और वापस ए पे जाएंगे, यानी सिर्फ एक हिस्सा समझाना है, ये बी वाला। ऐसे भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एक्सेस इन्वेस्टमेंट है या सेविंग्स कम है, तो समझ जाओ इस वक्त हम ओसी लेवल में हैं, तो वो वाला पार्ट समझेंगे। और अगर पूरा कह रहा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझाओ, तो दोनों, इधर वाला भी और उधर वाला भी। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल भी वही चलेगा, AD=AS वाला। तो न्यूमेरिकल में आप अगर ध्यान से देखो, जहाँ AD/AS बराबर हो रहा है, फिर बोल रहा हूँ, जहाँ AD/AS बराबर हो रहा है वहीं पर ही S=I बराबर हो रहा है, आप टेबल में देख सकते हो। नेक्स्ट एक नोट लिखना है, प्लैन्ड सेविंग्स, इसका मतलब होता है व्हाट सेवर्स आर प्लानिंग टू सेव, जो प्लान बनाया हमने
और इसी का ही दूसरा नाम होता है एक्स आंटे सेविंग्स। ऐसे ही एक चीज़ होती है अगली, एक्चुअल सेविंग्स। व्हाट सेवर्स एक्चुअली, जिसे इकोनॉमिक्स में एक और नाम बोला जाता है एक्स पोस्ट सेविंग्स। ऐसे ही प्लान्ड सेविंग्स की जगह हम नोट नंबर 3 में ये भी डाल सकते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो कैसा होगा चेंज? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इन्वेस्टर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। सेव की जगह हो जाएगा इन्वेस्ट, और इसी को बोलेंगे हम एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इन्वेस्टर्स एक्चुअली इन्वेस्ट, तो ये हो गया एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए हैं, लैंग्वेज पूरी की पूरी वही है। अब ये जो हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं हमेशा ADAS S=, ये हम प्लान्ड का निकालते हैं। यानी इसको मैं असल में ये बोलूँगा प्लान्ड AD प्लान्ड AS, और इसे बोलूँगा प्लान्ड S प्लान्ड I। ये हो गया मेरा प्लान्ड I, ये हो गया प्लान्ड S। एक्चुअल को तो देखो हम स्टडी कर ही नहीं सकते। अब जैसे मान लो हमने इस साल का प्लान बनाया था, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी सेविंग, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, और आ गया कोरोना का बीच में चक्कर, तो सारे हमारे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम कैसे पता करवा लेते इस साल की? पहले वो तो नहीं पता करवा सकते थे। तो जो भी देश ने पहले प्लानिंग करी थी वो उसको हम बोलते हैं प्लान्ड S, प्लान्ड I, प्लान्ड AD, प्लान्ड AS। एक्चुअल तो जब हकीकत आएगी हम कोशिश कर सकते हैं प्लान्ड के करीब रहें, पर 100% गारंटी नहीं होती, क्योंकि कुछ भी अचानक से हो जाए, जैसे मैंने बताया कोरोना, तो फिर सारे प्लान सब अलग हो जाते हैं, एक्चुअल की अलग ही कहानी हो जाती है। पर हमें, क्योंकि एक्चुअल के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, तो स्टडी करते वक्त हम एक अच्छी प्लानिंग बनाते हैं और उसी को ही स्टडी करते हैं। एक्चुअल तो जो होगा वो देखी जाएगी लास्ट में। ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम में फ़र्क क्या है? कई बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, ब्रेक इवन में ये हो गई हमारी इनकम लाइन, और ये हो गई हमारी कंजम्पशन की लाइन या ग्राफ। कंजम्पशन स्टार्ट होता है C बार से, ये आ गया हमारा ब्रेक इवन, मान लो OA लेवल पे। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इनकम लाइन को ही हम बोल देंगे AS लाइन, और इक्विलिब्रियम आता है जहाँ AD=AS होता है। फिर बोल रहा हूँ, ब्रेक इवन आता है जहाँ इनकम कंजम्पशन होगी, यानी पॉइंट B, या इसको बोल सकते हैं इनकम लेवल OA। ये है ब्रेक इवन के, ये है पॉइंट, ये है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। यहाँ आ गई हमारी कंजम्पशन AD, ये यहाँ बनाएंगे। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमें टक्कर लगानी होती है, इक्विलिब्रियम के लिए AD=AS, AD=AS, और AS कुछ नहीं है, इनकम का ही दूसरा नाम है, यानी इनकम और AS एक है, और AD होता है C+I, तो C+I=Y होना चाहिए। तो ये C तो ये रहा, इसमें इन्वेस्टमेंट एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दोगे तो पैरेलल लाइन बनेगी ऐसी। ये आ गया हमारा AD लाइन रेड कलर से। तो AD-AS की टक्कर यहाँ हो रही है, नाम दे दो E, और यहाँ से नीचे लाइन ले लेते हैं, मान लो D। तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वो हो गया OD। तो देखो फ़र्क है, ब्रेक इवन पॉइंट B और इनकम A, हमेशा इक्विलिब्रियम बाद में आएगा, क्योंकि उसमें हाइट बढ़ गई, कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट और जुड़ने से AD की हाइट बढ़ गई, जो टक्कर हमेशा बाद में होगी।
इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर होगा और उसकी इनकम लेवल उससे ज़्यादा ही होगी, OD और पॉइंट E। तो ये ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम में मैंने दोनों में डिफरेंस करा दिया, क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं, ऐसा डायग्राम देखते हैं, मान लो अब यही डायग्राम ब्रेक इवन के लिए भी हो सकता था, अगर ये कंजम्पशन होता तो ये ब्रेक इवन है, इसमें I जोड़ के होता तो ये इक्विलिब्रियम है। तो एक ही डायग्राम अलग अलग देखते हैं तो अलग अलग बातें लगती हैं, इसलिए मैंने एक साथ बना दिया ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक कई बच्चे करते हैं, तो ध्यान से नोट करना। अब आगे बढ़ते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन के तो पहले भी कराए थे, अब साथ में इक्विलिब्रियम और जोड़ दिया। तो क्वेश्चन 1, मान लो C हमें गिवन है 200 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें मान लो 300। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, पहला ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, सेकंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अभी पिछले वाले जो टॉपिक कराया नोट, उसी में ये दोनों बातें लिखाई थी मैंने। एट ब्रेक इवन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन ये रही 200 प्लस 0.8y इज इक्वल टू y। हमें लेवल ऑफ इनकम यानी y निकालना है। y बदलता रहता है, 0, 100, 200, 300, 1000, करोड़, y बहुत सारा होता है, पर ब्रेक इवन पे सिर्फ एक y होगा। चेक करते हैं कौन सा y है। 0.2y इधर आके, तो y हो गया 200 अपॉन 0.2, यह आ गया 1000। ये आया है ब्रेक इवन। अब इक्विलिब्रियम की क्या शर्त थी, अभी मैंने बताया एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS। AD होता है C प्लस I, AS Y होता है, तो 200 प्लस 0.8y प्लस इन्वेस्टमेंट है 300 इज इक्वल टू Y। तो सॉल्व कर लो, 500 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 0.2y, 0.2 इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 2500। तो ये देखो, एक y 1000 भी है, एक y 2500 भी है, कुछ बीच में भी होंगे y। तो ये मत सोचना y हमेशा सेम होता है। ब्रेक इवन का y अलग होता है, y मतलब इनकम, इक्विलिब्रियम का इनकम अलग होता है, बीच में कोई रैंडम इनकम भी गिवन हो सकती है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गई एक वैरायटी हमारे न्यूमेरिकल्स की। अब एक और वैरायटी देखते हैं कोई। क्वेश्चन 2, इसमें न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ग्राफ का भी इस्तेमाल करा जा सकता है। मान लो क्वेश्चन में हमें गिवन है कंजम्पशन का ग्राफ, और मान लो कंजम्पशन यहाँ स्टार्ट हुआ है 500 से, और एक हमें इन्वेस्टमेंट का ग्राफ गिवन है मान लो 100, और क्वेश्चन ने हमें हिंट दी है MPC इज 3 टाइम्स MPS, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। पिछले क्वेश्चन में C इज इक्वल टू C बार प्लस BY क्लियर गिवन था, C बार भी गिवन था, B गिवन था, Y तो निकालना ही होता है। इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन नहीं है, तो कॉमन सेंस लगानी है। C बार होता है जहाँ से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता है, यानी ये C बार है, तो वो आ गया 500 प्लस
बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी होता है हमारा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो पहले ज़रा इस टॉपिक को कहीं से निकालूं तभी इक्वेशन बनेगी। तो इसका काम थोड़ा सा रफ वर्क में मैं यहाँ कर लेता हूँ। MPC जो है 3 टाइम्स MPS है, और पिछली क्लासों में पढ़ा था MPC प्लस MPS होता है 1। तो MPC की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स MPS प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो MPS आ गया 1/4 यानी 0.25। तो MPC आ गया 1 माइनस 0.25, 1 माइनस MPS, ये आ गया 0.75, क्योंकि MPC प्लस MPS हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब B आ गया मेरे पास 0.75। अब बात बन गई 500 प्लस, यहाँ पे मैं अब लिख सकता हूँ 0.75y। C आ गया। I इन्वेस्टमेंट ये गिवन है 100। पिछली बार ये दोनों चीज़ें आपको गिवन थी, अब की बार ये दोनों चीज़ें पहले निकाली हैं, उसके बाद क्वेश्चन 1 की तरह ही चलेगा। वैल्यू ज़रूर अलग है अब की बार, पर तरीका वही रहेगा। देखो इसको 2 मिनट में अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इस डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसे मिटा देते हैं। तो हमारी कंडीशन थी एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS। C आ गया ये 575y, और इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा 100 इज इक्वल टू y। 600 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, 0.25y, y माइनस 0.75y, तो y आ गया 2400। ये आया है, क्लियर कर देना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या y मतलब इनकम। इसमें ब्रेक इवन नहीं मांगा था, अगर मांगता तो करते C इज इक्वल टू वाई, वो अलग y निकल के आता फिर आंसर। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे नोट करा देते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही लग रहा है, वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से बंदे ने काम छोड़ा हुआ है, इनवॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। इसी की लैंग्वेज बना लेते हैं इसमें, पीपल गेट द वर्क, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बट दे डोंट वांट टू वर्क। वो कह रहे हैं हमारा मन नहीं है, इस रेट पे जो हमें ऑफ़र मिल रहा है हमारा मन नहीं है, दे डोंट वांट टू वर्क। जो हमें मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट्स मिल रहे हैं। और इनवॉलंटरी हो गया, पीपल वांट टू वर्क बट दे डोंट गेट द वर्क। लोग कह रहे हैं हम काम करना चाहते हैं पर हमें काम अवेलेबल नहीं है। सेकंड, जो रियल अनएम्प्लॉयमेंट में हम काउंट करते हैं, यानी जो देश के लिए एक टेंशन है, वो ये लोग टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो काम करना ही नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट को जो टेंशन होती है वो इन लोगों की होती है इनवॉलंटरी, क्योंकि ये लोगों के टेंशन लेने का फ़ायदा है, इनको काम दिलाना है हमें, क्योंकि ये लोग काम करना चाहते हैं। यानी इसे हम कह सकते हैं ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट की काउंट करते वक्त नहीं आता,
नॉट इंक्लूडेड। इस हिस्से को, वॉलंटरी को, हम टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन में नहीं लेते और इसको लेते हैं, इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इसको। इस यूनिट में हम लोग, या इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड मल्टीप्लायर। अब देखो लैंग्वेज तो मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पर, सबसे पहले मेन बात है इसको ओरल समझना, लाइव से इसको अपने आसपास देखना ये कैसे हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, पहले रफ़ करके मैं एग्जांपल ही समझा रहा हूँ। तो रफ़ करके साथ साथ बार बार कहता हूँ मैं, नोट करते रहा करो, चाहे मैं रफ़ बोल रहा हूँ चाहे जो चीज़ ओरल वैसी बोल रहा हूँ, वो नोट ज़रूर करनी है। बस एक नोट तुम भी डाल देना रफ़ करके, कि पेपर में ऐसे नहीं लिखना, पेपर में तो ऑफिशियल लैंग्वेज ये समझने के लिए होता है। मान लो दो बंदे हैं ए बी, इसने, या 4 ले लेते हैं हम, इसने इसको एक 100 का नोट दिया और मान लो पेन ख़रीदा। इसने ये नोट इसको दिया, मान लो पेंसिल ख़रीदी। इसने पेन ख़रीदा, इसने पेंसिल ख़रीदी। इसने उस 100 का नोट इसको दिया, मान लो इसने बुक्स ख़रीदी। इसने इससे मान लो कोई और चीज़ ख़रीदी, सर्विस ख़रीदी, खाना ख़रीदा, कुछ भी ख़रीदा। तो ये तो सिर्फ एक 4 मैंने बड़े सिंपल एग्जांपल बताए हैं। तो देश में तो हज़ारों लोग खरीद रहे हैं इधर से उधर सामान। अब देखो नोट सिर्फ एक ही था 100 का, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, एक नोट 100 का इधर उधर घूम रहा है। तो अब आप ये देखो, एक 100 के नोट ने, सिंपल लिख सकते हो अभी, एक 100 के नोट ने इनकम एंट्री 100, 200, 300, 400, 400 रुपीज़ की इनकम एंट्रीज करवा दी। अब आप ध्यान से अगर सोचो, जब कभी नोट इसके पास आया था ये एंट्री करेगा, इसके पास आएगा तो ये एंट्री करेगा कि मेरे पास 100 का नोट आया, पर नोट तो एक ही है। तो इससे एक बात समझ आ गई, जितने ज़्यादा नोट हाथों से गुजरते जाएंगे, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ कभी उसके हाथ, तो वो ज़्यादा एंट्रीज जनरेट करेंगी और देश की इनकम ज़्यादा होगी। इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। एक 100 से 400 की एंट्री हो गई तो वो हो गया 4 का मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। एक 100 से मान लो 500 हो जाती तो 5, एक 100 के नोट से 1000 हो जाती टोटल एंट्रीज इनकम की, तो वो हो जाता 10 टाइम्स मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। तो बस यही है मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। तो इसको अब मैं एक थोड़ा और जो हमारा ऑफिशियल एनसीईआरटी का एग्जांपल है उससे समझाता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई बंदा यहाँ पे गुल्लक में अपनी लॉक कर लेता पैसे को, तो देखो गड़बड़ हो जाती। मान लो इसने तो इससे 100 का सामान ख़रीदा, इसने इससे 20% अपने गुल्लक में लॉक कर लिए, 100 में से 20% लॉक कर लिया, यानी 80% का पेंसिल खरीदी 80, तो इसकी इनकम कम हो जाती 80। फिर ये भी मान लो गुल्लक बना लेता 20% की, तो ये आगे खर्च करता उससे और कम, ये भी गुल्लक बना लेता और कम। तो यानी जितनी गुल्लकें बनाते रहोगे उतना मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट फिर कम हो जाएगा, क्योंकि वो एंट्रीज़ कम होंगी। घर पे पड़ा हुआ गुल्लक में पैसा लॉक हो जाता है, वो किसी की एंट्री नहीं बनता। ये मैंने सिंपल हिंदी में सारा मल्टीप्लायर समझा दिया। अब आजकल के टाइम में तो देखो मल्टीप्लायर बहुत ही कम हो रखा है, कोरोना का डर सबको हो रखा है। एक तो पहली पैसा नहीं आ रहा, और अगर आता भी है तो लोग गुल्लक में डाल लेते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। तो ऐसे टाइमों पे ये मल्टीप्लायर बहुत कम हो जाते हैं फिर। तो ये तो हुआ ओरल रफ टाइप, मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अब ऑफिशियल लैंग्वेज देख, तो सबसे पहले तो लिखनी होती है इसकी डेफिनेशन, पर डेफिनेशन बहुत सिंपल है। पहले जब मैं फॉर्मूला करवा देता हूँ इसका एक एग्जांपल के साथ, फिर आपको डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक टेबल समझना पहले ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल है, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का मान लो खर्चा किया है, एक इन्वेस्टमेंट 100 करोड़,
ऑन मेट्रो स्टेशन, एक नया मेट्रो स्टेशन बनाया, कोई काम कराया, कोई पुल बनाया, ब्रिज बनाया, कुछ भी 100 करोड़ का किया, तो फर्स्ट लेवल पे किसी की जेब में ये पैसा आया होगा, उसकी इनकम बड़ी होगी। तो अगर गवर्नमेंट की जेब से 100 करोड़ निकला है तो लेबर को मिला होगा, सीमेंट बेचने वालों को मिला होगा, किसी ने लोहा बेचा होगा, किसी ने उसकी डिज़ाइनिंग करी होगी, आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर होगा। तो किसी की जेब से निकलता है पैसा तो किसी की जेब में आता है। यानी जो बंदा बोल रहा है खर्च हो गया, उसी को सामने वाला बोल रहा है मैंने कमा लिया। तो ये बात भी साइड में आप इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हो, किसी का खर्चा वो ही किसी की कमाई बनेगी। इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं इस टॉपिक का, एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन विल बिकम इनकम ऑफ अदर पर्सन। तो 100 करोड़ सरकार का खर्च हुआ, लेबर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, रॉ मटेरियल बेचने वाले, उनके रजिस्टर में आ गए 100 करोड़। अब मान लो हमने आदत मानी है लोगों की कि वो सेव करते हैं 20%, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम मान लेते हैं 20%। फुल फॉर्म पता है तो ठीक है, MPS लिख लो, नहीं पता तो फिर साइड में फुल फॉर्म लिख लो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुराने टॉपिक्स में कर रखा है, कोई भी जना इस वीडियो को बीच में ना देखे, स्टार्टिंग के सीक्वेंस 1 2 3 4 हमेशा ऐसे ही देखना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसने लॉक कर लिया 20 करोड़, यानी सेविंग्स इसे हम बोल सकते हैं, इंक्रीज इन सेविंग्स हो गई 20 करोड़, इंक्रीज इन सेविंग्स। अब MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने माना है 80%, मतलब खर्चे बढ़ेंगे, इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो 20 करोड़ तो लोगों ने लॉक कर लिए घर की गुल्लक में, 80 करोड़ खर्च कर दिए। अब इन्होंने कहाँ खर्च किए होंगे, फिर वही एग्जाम्पल, किसी ने पेन, किसी ने फ़ैन, किसी ने टेबल, किसी ने कार, जिससे ख़रीदा होगा इन्होंने ये सामान। अब वो लोग खुश हो गए होंगे कि भाई हमारे पास तो पैसा आया है। सेकंड लेवल 80 करोड़, किसी के रजिस्टर में इनकम एंट्री होगी। सिंपल ये वर्ड्स भी लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये नहीं बस रट के चले गए, लॉजिक समझना है। हाई ऑर्डर क्वेश्चन भी इसमें से बनेंगे अभी आगे। इनकम एंट्री होना इसके रजिस्टर में भी। अब ये लोग क्या करें, 80 करोड़ आए हैं, आदत हमने लोगों की मानी है 20% सब लोग लॉक करते हैं घर की गुल्लक में, तो इसका 20% निकालो 16 करोड़, बाकी खर्च करेंगे 64 करोड़। अब ये लोग खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, तो ये भी मान लो कुछ ना कुछ तो सामान खरीदेंगे, कपड़े, जूते, घड़ी, खाना, पेट्रोल, कुछ तो खरीदेंगे। 64 करोड़ जिससे खरीदेंगे उसके रजिस्टर में एंट्री हो गई 64। हम एज अ होल देख रहे हैं देश। अब वो लोग भी हम मान रहे हैं अंदाजन कुछ गुल्लक में डालेंगे, कुछ उड़ाएंगे, तो ये चेन चलती रहेगी ऐसे। पर हर लेवल पे ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है, क्योंकि पैसा गुल्लक में भी तो जा रहा है। अब इसको हम मैथ्स की मदद से टोटल कर सकते हैं। जिसके पास मैथ्स है उसे पता है इसका टोटल कैसे निकल सकता है। ये GP सीरीज़ बन रही है 100 प्लस 80% ऑफ 100 प्लस 80% ऑफ 80% ऑफ 100, तो ये सीरीज़ बन रही है। तो पर इकोनॉमिक्स में ज़बरदस्ती नहीं है हम ये सारी मैथ्स लगाएं, सीधा आंसर भी लिख सकते हैं कि इसका जो टोटल बना वो बना 500 करोड़। कैसे बना 500 करोड़, उसके लिए हम मैथ्स के फॉर्मूले को बस मेंशन कर देते हैं जो हमने यूज़ करा है। क्या है वो फॉर्मूला, कि टोटल जो होगा इनकम एंट्रीज़ का वो होगा, जो ओरिजिनल है वो तो है ही, इंटू 1/MPS, यानी ये होगा 100 इंटू 1/MPS है 20%, यानी 0.2, ये आ गया 5 इंटू 100, 500। या अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ
मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट जो आएगा वो आएगा 5, क्योंकि 100 तो ओरिजिनल था, 100 से हो गया 500, तो वो आ गया 5 टाइम्स का मल्टीपल इफ़ेक्ट, यानी टोटल इनकम आ गई 500। अब इसको देखो ओरल कर देता हूँ एक सिचुएशन बदल के। मान लो ये है 5%, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, ये तो टोटल ऑफ इनकम का है ना, मल्टीप्लायर का आप सीधा भी निकाल सकते हो यही मैथ्स वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS, जैसे यहाँ करा। आम लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो 1/गुल्लक वाली परसेंटेज। ये वाला फॉर्मूला आपको मनी बैंकिंग में भी काम आएगा, मनी मल्टीप्लायर निकालने में। 1/गुल्लक वाली परसेंटेज, वहाँ पे गुल्लक का नाम था LRR, अगर किसी ने वो चैप्टर ये देख रखा है तो उसको पता होगा। तो गुल्लक वाली परसेंटेज ही होती है ये, क्योंकि मैथ्स का फॉर्मूला है 1/ वो कितने से, जो मैंने बताया GP सीरीज़ वाला जो बनता है सीक्वेंस। तो 1/ गुल्लक वाली परसेंटेज वहाँ थी LRR, यहाँ गुल्लक का नाम है MPS। और अगर MPS को मैं कर दूँ मान लो 5%, तो 0.05, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट 20 का। और अगर मैं और कुछ करना चाहूँ तो मान लो सेकंड केस है 10%, तो 1/10%, तो ये आ गया 10 टाइम्स। मान लो MPS है 50%, तो 1/50% यानी 0.5, तो वो आएगा 2 टाइम्स। तो ऐसे जो भी MPS हो उसके हिसाब से हम मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट निकाल सकते हैं। और ये जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है, इसको अगर ओरिजिनल जो हमने खर्च किया उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इनकम का इफ़ेक्ट आ जाएगा 500। यानी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला एक और भी हो गया, चेंज इन इनकम कितनी आई टोटल करके अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा था उसमें टोटल इनकम चेंज हो रही थी 500 से और इन्वेस्टमेंट 100 से। तो 2 फॉर्मूले हमारे मल्टीप्लायर के हो गए। ये तो GP सीरीज़ से डिराइव हुआ है 1/MPS वाला, और ये इकोनॉमिक्स का हो गया कि इनकम एंट्रीज कितनी हुई अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाई थी। तो 5 ही आना है। ये बीच में मैंने 1-2 एक्स्ट्रा MPS के केसेस लेके आपको बताया था। अब कुल मिला के पेपर में हम क्या लिखें, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो, ये तो रफ वर्क करके मैंने सारा बता दिया। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे मैंने बताया था स्टार्ट हमेशा डेफिनेशन से करना है। तो डेफिनेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम इज टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। होगी सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ यहाँ लगाए, फिर उसने कुछ सेव हुए, फिर कुछ आगे खर्च हुए, जो मैंने बताया लेबर इंजीनियर उनकी कमाई हुई, उन्होंने खर्च किया, सब्जी फ्रूट ली उनकी कमाई हुई। ऐसे शॉर्ट में एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले बताने हैं। मल्टीप्लायर का एक ये होता है फॉर्मूला, इसको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से कर दो तो टोटल 500 आ गया, और दूसरा मल्टीप्लायर का ये हो गया फॉर्मूला। ये आपका एक कन्फर्म वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा इसका या थ्योरी आएगी ये तो नहीं पता, पर आता ज़रूर है पेपर में ये मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे हैं। ये तो था इसका वर्किंग एग्जाम्पल, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है एट इन्वेस्टमेंट 100 इनकम जो हुई है वो है 5000। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू मान लो 300 और न्यू इनकम increase by 6000. Find MPS
C&MPS। अब क्वेश्चन को देख के तो हमें कहीं से नहीं लग रहा है इसमें मल्टीप्लायर यूज़ हो रहा है, पर जो मल्टीप्लायर के फॉर्मूलाज हैं अगर वो आते हैं तो पता चल जाएगा ये मल्टीप्लायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन। अब क्या फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होने चाहिए। कई लोग भूल जाते हैं, अभी मैंने जो लॉजिक कराया मान लो पेपर में दिमाग उस वक्त जल्दी नहीं चल पा रहा, क्या था वो, तो बड़ा एक शॉर्टकट है वो भी लिखो पहले। शॉर्टकट का नाम है किट कॉम्स। तो याद रखने के लिए बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला किट कॉम्स। के वर्ड रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लायर को। इकोनॉमिक्स में कहीं भी के लिखा हो जैसे न्यूमेरिकल में इस टाइप के, तो समझ जाना वो मल्टीप्लायर है। ऑफिशियल केन्स ने जो बना रखा है, ये मैं अपना नहीं बना रहा, के इज इक्वल टू मल्टीप्लायर, ये बुक्स में है के मल्टीप्लायर। तो के हो गया मल्टीप्लायर इज इक्वल टू किट KITT, तो इसको लिख लेते हैं I/TT, तो ये बन गया KITT किट। ये बन गया कॉम्स KOMS। पहले वर्ड किट, के इज इक्वल टू I/TT, कॉम्स के इज इक्वल टू O/MS। अब इसकी फुल फॉर्म, के इज इक्वल टू आई को ले लो इनकम, TT वर्ड इन्वेस्टमेंट, TT वर्ड बार बार आ रहा है तो वो नीचे रखना है। कई लोग क्योंकि दोनों आई ऊपर हैं तो इन्वेस्टमेंट को ऊपर ले लेते हैं, इनकम को नीचे ले लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। पिछले ही अभी मैंने 2 मिनट पहले ही न्यूमेरिकल जो पूरी वर्किंग बताई है, इनकम एंट्रीज ज़्यादा होती हैं और इन्वेस्टमेंट कम होती है, पर पेपर में भूल जाते हैं, ऊपर इन्वेस्टमेंट लिखाया गया 3-4 नंबर का न्यूमेरिकल, तो इसलिए TT वर्ड नीचे रखने हैं और आगे लगा देना डेल्टा चेंज। कॉम्स के इज इक्वल टू ओ को ले लो 1, MS को ले लो MPS। कई लोग यहाँ लिख देते हैं MPC, तो इसीलिए बना दिया कॉम्स ताकि याद रहे तुम्हें MPS। तो काम हो गया किट कॉम्स, दोनों फॉर्मूले हमारे रेडी हो गए न्यूमेरिक इसके मल्टीप्लायर के। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो सिर्फ अभी हमने फॉर्मूलेस लिखे हैं। पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, के इज इक्वल टू इनकम कितने से बदली, पहले थी 5000, न्यू इनकम इंक्रीज बाय 6000, यानी ओल्ड थी 5000, न्यू इंक्रीज टू नहीं लिखा, इंक्रीज बाय, यानी 6000 और बढ़ गई 11000 हो गई। अगर होता इंक्रीज टू 6000 तो न्यू इनकम 6000 लिखता, अभी कह रहा है बाय 6000 यानी 11 हो गई। ओल्ड और न्यू इनकम तो आ गई। अब ओल्ड और न्यू इन्वेस्टमेंट, ओल्ड इन्वेस्टमेंट 100 इंक्रीज टू 300, ये तो साफ ही गिवन है। ओल्ड 100, न्यू 300, इन्वेस्टमेंट ये गिवन है ओल्ड न्यू। फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन इनकम, ये देखो न्यू माइनस ओल्ड 6000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 300 माइनस 100 200। तो ये हम मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। 0 से S00 कटा, ये आ गया 30, के आ गया 30। अब दूसरा फॉर्मूला लगाओ के का, 1/MPS, के इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 1/MPS। MPS आ गया 1/30, MPC निकालो 1 माइनस 1/30, ये आ गया 29/30। तो 2 फॉर्मूले ये आते हों तो काम ख़त्म है। 3 से 4 नंबर का काफ़ी बार इस टाइप का न्यूमेरिकल देखा है हमने। आगे बढ़ते हैं, एक आध और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें C गिवन है, मान लो 80 + 0.75y, और एक इन्वेस्टमेंट गिवन है 200। क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ। ये सब हमें निकालना है। और हमें कहा गया है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो स्टार्ट करते हैं। ये मिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम पिछली क्लास वाला और मल्टीप्लायर आज वाला।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की शर्त होती है ए डी इज इक्वल टू ए एस सी प्लस आई। ए एस होता है इनकम, वाई सी गिवन है 80.75 वाई प्लस आई 200 इज इक्वल टू वाई। तो 280 इज इक्वल टू 0.25 वाई। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1120 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इस साइड चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट किट कॉम्स। तो न्यू इनकम तो हमें निकालनी है, गिवन ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं, कॉम्स वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। k इज इक्वल टू 1/MPS। अब c इज इक्वल टू होता है c बार प्लस बी वाई, और जो b होता है यही होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लास्ट क्लासों में ये बात हम देख चुके हैं। उड़ाने की आदत है इसकी 0.75, तो बचाने की आदत कितनी हो गई? 1 में से माइनस करके निकाल लेते हैं। MPS सेव करने की आदत 1 माइनस MPC 0.25। तो k आ गया 1/MPS 0.25। k आ गया हमारा 4। वन अपॉन MPS यानी 4 आ गया k। अब k का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। k का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम y अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो k है हमारा 4 और क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 25। तो डेल्टा इनकम हो गया 4 इंटू डेल्टा इन्वेस्टमेंट 4 इंटू 25, ये आ गया 100। अब इसी में ही और भी बनाए जा सकते हैं। मान लो मैं इंक्रीज इन इनकम दे देता तो मैं कहता फाइंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या मल्टीप्लायर दे देता, इस इक्वेशन में ये ना देता तो मल्टीप्लायर से तुम MPC MPS निकाल लेते, यहाँ पर वो लिख सकते थे। यानी अगर ये फॉर्मूलाज तुम्हें समझ आ गए तो तुम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो कर सकते हो। बाकी इसकी क्या करेंगे, मैं एक वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने नेशनल इनकम में करा था कि क्वेश्चन होंगे फिर नीचे सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो समझाने वाली बात कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस के लिए मैं एक वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो तरीका वही है, क्वेश्चन पहले तुम्हारे सामने होगा, पॉज कर देना वीडियो, पहले अपना आंसर सॉल्व करा, फिर नीचे सॉल्यूशन देखना। करवाना मुझे कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं उसके वीडियो को तो साइलेंट ही रखूँगा, मतलब उसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की ही वीडियो एक बना दूंगा। तो समझाने वाला काम तो मैंने इसके अंदर कर दिया है, और कुछ छोटे छोटे नोट बचे हैं, फिर ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। फॉर्मूलाज में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन करो पहले अपने फॉर्मूलाज ध्यान से लिख लो। किट कॉम्स का क्या होता है, इक्विलिब्रियम का क्या होता है, ब्रेक इवन का क्या होता है, यही मेन फॉर्मूलाज हैं हमारे यहाँ। अब लिखते हैं हम एक नोट। पुरानी क्लासों में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर मान लो ये इनकम लाइन है 45 डिग्री और ये हमारी है कंजम्पशन लाइन। ये पुरानी क्लासों वाली बात है, मैं नई कुछ नहीं लिख रहा। और क्वेश्चन में लिखा है बी बढ़ गया, या इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो गया। तो हमने पढ़ा है लास्ट क्लासों में कि स्लोप बढ़ जाएगी, न्यू कंजम्पशन कर्व आ जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स भी बदल जाएंगे। नोट 1। अब नोट 2 हमने एक चीज़ और पढ़ी है, कंजम्पशन के पैरेलल चलता है हमारा एडी कर्व, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाती है। कंजम्पशन एंड एडी कर्व आर पैरेलल। तो ऐसे में अगर मैं बोलूँ ये इनकम लाइन है या एएस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एडी कर्व है इससे ऊपर कंजम्पशन से,
और फिर से यही लिख दूँ MPC बढ़ गया, यानी कंजम्पशन की स्लोप अगर बढ़ गई तो AD की स्लोप भी बढ़ जाएगी, यानी कि AD भी अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा, इसको एक्सटेंड करके मैं दिखाता हूँ, ये ओल्ड AD, ये न्यू AD। तो जो इक्विलिब्रियम पहले इधर हो रहा था वो अब आगे हो रहा है, मान लो B, ये होगा A। वैसे इस टाइप के पूछे जाने का चांस है नहीं, पर ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने बोला था स्लोप ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज, यहाँ बोल देंगे स्लोप ऑफ AD इंक्रीज, तो उससे इंटरसेक्शन पॉइंट भी बदल गए। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।